ज़हन में होने चाहिए। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई राहुल गांधी ने भारत की राजनीति के तौर तरीकों को बदल दिया? और दूसरा सवाल है, क्या वाकई कॉरपोरेट के साथ गलबैयां डाले हुए मोदी सरकार एक झटके में अब लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास करेगी? यह बात किसी को पचती नहीं है। लेकिन अब समझना यह भी होगा कि जो लिस्ट आ रही है वो चौंकाने वाली लिस्ट इसलिए है क्योंकि सरकार के जितने पीएसयू हैं वो बड़ी तादाद में लाभालाभ दे रहे हैं और 4 जून के रिजल्ट के बाद भी लाभ दे रहे हैं और तकरीबन 15 बड़ी कंपनियां हैं जिनका अपना मार्केट कैप अगर शेयर बाजार से जोड़ रहे हैं तो मार्केट कैप हजारों करोड़ में बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच यह भी सवाल था कि आरबीआई की रिपोर्ट है कि अगर आप इस दौर में नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे, तो क्यों नहीं उसको सिस्टमेटिकली एक तरफ निजी हाथ और दूसरी तरफ इस देश के फायदेमंद वाले पीएसयू उनको कुछ स्टेक दिया जाए, जो घाटे में चलने वाली कंपनियां हैं उनके स्टेक इधर आ जाए, यानी सरकार के पास रहे लेकिन दूसरी कंपनियां जैसे एलआईसी ले लेती है। भारत एरोनॉटिक्स बड़ी तादाद में इस दौर में मुनाफे में है तो क्यों नहीं उसके साथ जोड़ा जाए। इसी तरीके से एक पूरी परिस्थिति है कि जो मुनाफे वाली कंपनी है सरकारी, वही कंपनियों का पैसा उस घाटे वाली कंपनियों से खरीद लिया जाए और जो इनके हिस्से में चीजें आएंगी तो इनमें से कुछ कंपनियों को जो हवाले किया जाएगा निजी हाथों में, तो वह उनके हिस्से में भी वो घाटे वाली कंपनियों के स्टेक रहेंगे जिससे वो उसको सुधारने की दिशा में बढ़ सके। राजनीतिक तौर पर यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके भीतर की 2-3 परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर हैं। क्या वाकई सरकार एक आखिरी लड़ाई लड़ रही है? सरकार ना कहें तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनका अपना आर्थिक प्रयोग राजनीतिक तौर पर यह उस आखिरी लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो इस बजट के जरिए जिसका जिक्र हो रहा है कि वो आन सकता है। क्योंकि अगर किसान सम्मान निधि में दुगना पैसा दिया जाएगा तो अगला हिस्सा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला यूथ तबका है उस तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए। और तीसरी परिस्थिति, इस बार पहली बार बीजेपी ने महसूस की कि ग्रामीण भारत के भीतर उसका सुपड़ा साफ तो नहीं लेकिन उसमें लगभग 20 से 22% वोट तक कम हुए हैं। तो ग्रामीण इलाकों में जो घर बांटने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, उसमें पहली बार इस बजट में टारगेट खुले तौर पर लिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा रकम जो खर्च की जाएगी वह उस योजना के तहत की जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा घर बन सकें और इसके मार्फत ही इस देश के ग्रामीण इलाकों के वोटरों को अपने साथ लाया जा सके। और वो टारगेट तकरीबन 2,35,00,000 घर का है जो 5 साल में बनाने हैं। पहले बरस में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख घरों को बनाना है। इसके लिए जो पूरा का पूरा पैसा चाहिए वो तकरीबन 2.5-3 लाख करोड़ रुपया जो चाहिए या 4 लाख करोड़ रुपया चाहिए, उसको डिवाइड करके इस बार बजट में साफ कर दिया जाए। यानी ध्यान दीजिए, एक तरफ विकसित भारत और उसके हिस्से में कॉरपोरेट आता है, दूसरी तरफ इस देश की असल आर्थिक माली हालत इस बजट के जरिए राहत देने को तैयार की जा रही है। और इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा इस रूप में भी समझ लीजिए कि सरकार जो भी योजनाओं का ऐलान करती है उसमें 40% पैसा राज्यों को देना पड़ता है, 60% का पैसा जो होता है वो केंद्र सरकार देती है। सरकार ने तय किया कि जो एजुकेशन का क्षेत्र है, समग्र शिक्षा अभियान जिसको जोड़ा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए, उसमें प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया ये शब्द था, तो उसको हिंदी में किया गया प्रधानमंत्री श्री स्कीम। और इसको मानने से चूंकि एजुकेशन के सेक्टर में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की जो अपने प्रयोग हैं, दिल्ली और पंजाब ने मना कर दिया, हम इसे लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा यह ठीक नहीं है प्रधानमंत्री श्री नाम रखना, हम भी इनके साथ नहीं जाएंगे। तो सरकार ने कहा आप नहीं जाएंगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो उन्होंने पैसा रोक दिया, जो समग्र अभियान के तहत एजुकेशन का पैसा जाना था वो रुक गया। तमिलनाडु और केरल को जब पैसा रोका गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ में आ जाते हैं। शुरू में इन्होंने भी विरोध किया था। यानी पहली लाइन यह है कि इस देश के भीतर में किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे के आसरे गद्दी मजबूत नहीं रह सकती है। पैसा राज्यों को चाहिए,
पैसा केंद्र के पास है, रिजर्व बैंक उसके पास है। अब उसको समझ में आ गया कि पैसा निकाल के कॉरपोरेट को एक साथ एक मुश्त दे देना और उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी करना उससे अच्छा है कि उस पैसे का इस्तेमाल अब गरीबों के भीतर अलग अलग योजनाओं के जरिए किया जाए और उन योजनाओं को आधार बनाया जाए जिस लकीर पर खुद इंडिया गठबंधन चल रहा था। तो क्या यह पहली बार एक ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई क्योंकि उसका अपना डर अपने राजनीति और अपनी पार्टी से है। अलग अलग राज्यों में उठती हुई आवाजें उसे डरा रही है। उसे पता है कि 3 महीने के बाद अगर तीनों राज्यों में से किसी राज्य में बीजेपी नहीं आ पाती है तो यह तय है कि बीजेपी के भीतर का शोर, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में हार के बाद के शोर को लगातार तमाम विधायक मचाने लगे हैं, यह अलग मसला है कि उसके पीछे दिल्ली है और वो विधायक लगातार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि इस देश के तमाम सांसद और नेता जो बीजेपी के हैं 3 राज्यों की हार के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आवाज उठा दें या वो आवाज स्वयं तरीके से उठने लग जाए। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो संगठन चाहिए और इसीलिए संगठन बड़ा होता है। इसका जिक्र किसने किया? केशव प्रसाद मौर्य ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार की डोर तो योगी आदित्यनाथ के पास है और उस डोर के खिलाफ वो अपने हाथ में डोर चाहते हैं। तो उनको कहां पर स्थापित किया जाए? उनको क्या पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बिल्कुल नए तरीके से मथा जाए? लेकिन डोर तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो ये परिस्थिति बीजेपी के भीतर में हर एक दूसरे नेता से सवाल करने लगी है और इन सब के बीच केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट अब केंद्र को ही डराने लगी है कि अगर आपने इंडिया का जो पूरा मैनिफेस्टो था या जो उनकी सोच थी उसको अगर आप जमीन पर ले आते हैं तो फिर विपक्ष उस रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा या उसके पास कोई ऐसा हथियार बचेगा नहीं जिससे आपकी घेराबंदी कर सके। क्योंकि यह तो तय है कि महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना और एनसीपी तोड़ने के बावजूद भी बीजेपी मजबूत नहीं हुई है। यह भी तय है हरियाणा के भीतर तमाम राजनीतिक प्रयोग कर लिए, मुख्यमंत्री हटा दिया, फिर भी आप कमजोर हो गए। यह भी तय है कि आदिवासी और वनवासी के खेल में झारखंड तक में जब किसी एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया तो अब नौबत यह आ गई कि इनपुट्स भिजवाए जा रहे हैं कि आप वहां क्यों खड़े हैं, हमारे साथ ही आ जाइए। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? यह मैसेज बहुत साफ है कि राजा डरा हुआ है। यह मैसेज बहुत साफ है कि डरा हुआ राजा अब विपक्ष की उन नीतियों पर ही चलने को मजबूर है जिससे विपक्ष नए सिरे से हर चुनाव में कोई नया मुद्दा ना उठा पाए। तो उनकी आर्थिक पक्ष की नीतियों को लागू करा पाने की स्थिति में तो केंद्र सरकार है और केंद्र में तो खुद मोदी बैठे हैं, तो वो तो लागू करा सकते हैं। यानी जो सबसे बड़ा मैसेज है इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में, नरेंद्र मोदी इस देश की कमान, पार्टी की कमान, अपने चेहरे की रौनक राजनीतिक तौर पर अपने ही इर्द गिर्द समूची राजनीति को घुमाने की सोच, इससे अभी भी हटे नहीं है। वो वहीं पर खड़े हैं और वो चाहते हैं कि दरअसल राज्यों के चुनाव में भी अब उस केंद्र की नीतियां ही चलने लग जाए जिसके आसरे लोगों को राहत मिले, वो चाहे विदर्भ का किसान हो या मराठवाड़ा का मजदूर हो, वो पश्चिम महाराष्ट्र के बीच का व्यापारी ही क्यों ना हो, वो समझे और उत्तर महाराष्ट्र के भीतर में भी जो किसानी होती है उसको राहत रियायत कैसे दी जाए। यह एक सोच है जो आपको अगले हफ्ते बजट के जरिए समझ में आने लगेगी और यह नजरिया घुमा फिरा कर उसी डरे हुए राजा के इर्द गिर्द जाकर सिमट रहा है जिस राजा ने अपने इर्द गिर्द सब कुछ सिमटा दिया और फिर गंवाने की स्थिति में आ गए। तो खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए यह पूरी सियासत की एक नई बिसात है।